हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कंबशन एंड फ्लेम्स की बात करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि फ्यूल का क्या रोल है कंबशन एंड फ्लेमिंग में, और साथ ही साथ हम अलग अलग गैसेस का, अलग अलग फ्यूल्स का क्लोरोफिक वैल्यू भी जानेंगे, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो यहीं से आता है। आपको किसी भी एग्ज़ाम में लाइक नीट हो गया या फिर HP टेट हो गया, जिस भी एग्ज़ाम्स में आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी तो क्लोरोफिक वैल्यू पर से क्वेश्चन आ जाता है। तो पूरा हम डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी तो केमिस्ट्री की पूरी सीरीज़, आपकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी चैनल पे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज कंबशन की, कि कंबशन क्या है। तो एक सिंपल से अगर डेफिनेशन में इसको डिफ़ाइन किया जाए तो ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट प्रोड्यूस करता है, उसको हम कंबशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर हमने फ्यूल लिया, एज अ फ्यूल क्या है यहाँ पे, तो लकड़ी है, और इस लकड़ी में हमने आग लगाई इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट। ऑक्सीजन की सप्लाई इसको फुली मिल रही है, इसलिए ये हीट प्रोड्यूस कर रही है, और क्या लग गई है, आग लग गई है, उसी को कंबशन कह रहे हैं, राइट। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज़ का जलना, दैट इज़ कंबशन। और ये एक कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूल। तो फ्यूल की जब हमने बात की थी, तो फ्यूल एक ऐसी चीज़ है जो कि कंबशन होने में हेल्प करता है, राइट। मतलब कि जब कंबशन होगा उस दौरान एक चीज़ है जिसको कि फ्यूल कहा जाता है, वो क्या है, वो कंज्यूम हो रही है, राइट। मतलब कि जब तक फ्यूल है तब तक कंबशन होगी। अब ये फ्यूल सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। जैसे कि लास्ट हमने जब कंबशन की बात की थी तो वहाँ पे लकड़ी जल रही थी, तो लकड़ी क्या है, सॉलिड फ्यूल है, राइट। तो अगर इस डायग्राम की हेल्प से अगर हम समझना चाहें तो फ्यूल है, राइट, ये कुछ भी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है और हीट प्रोड्यूस हो रही है, राइट। पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंबशन। और कंबशन के दौरान जो चीज़ कंज्यूमेबल है, जो चीज़ कंज्यूम हो रही है, दैट इज़ फ्यूल, राइट। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ऐसा कह सकते हैं कि फ्यूल ना हो तो कंबशन नहीं होगी, ऑक्सीजन ना हो तो कंबशन नहीं होगी। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है पूरा प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब फ्यूल की बात जब हम कर रहे थे तो ऐसा कहा जाता है कि जो फूड है वो हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करता है, राइट। तो ये कैसे काम करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जो खाना है उस वो जा कर के क्या हो रहा है, वो टूट रहा है, रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी में, जिसके थ्रू खाना क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रहा है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूट रहा है, राइट। और हीट प्रोड्यूस होती है, राइट। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, क्योंकि हम जो है वो फूड को एज अ सोर्स यूज़ कर रहे हैं, ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है। तो कैसे आ रही है, हम खाना खाते हैं इसीलिए आ रही है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल का काम करता है, राइट। तो ये चीज़ सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो सन प्रोड्यूसेस इट्स ऑन हीट एंड लाइट, इज़ इट ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंबशन। कि सन जो है उसके पास खुद की हीट है, खुद की लाइट वो प्रोड्यूस करता है, बाकी प्लैनेट्स को भी दे रहा है, तो क्या वो कंबशन है, तो वो कंबशन नहीं है, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से है, राइट। सन के अंदर हीट और लाइट प्रोड्यूस कैसे हो रही है, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से हो रही है, दैट इज़ नॉट कंबशन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। तो बात आती है इग्निशन टेम्परेचर की। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है, तो ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है, मतलब कि किसी सब्सटेंस का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ पर कोई चीज़ जो है वो आग पकड़ सकती है, राइट। अगर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें कि हमने अगर लकड़ी जलानी है, राइट, तो क्या आप पहली बार में जब माचिस जला के उसके ऊपर डालेंगे, लकड़ी के ऊपर आपने माचिस जला करके फेंक दी या रख दी, तो क्या लकड़ी जल जाएगी, नहीं, वो नहीं जलेगी। क्यों, क्योंकि तब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं आएगा, जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं आएगा, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे वो आग पकड़े, तब तक लकड़ी नहीं जलेगी, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक सब्सटेंस का खुद का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है। अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एक लकड़ी है
और एक कागज़ है, राइट? ये है पेपर और ये है वुड। तो इग्निशन टेम्परेचर किसका कम है? कौन जल्दी आग पकड़ेगा? अगर मैंने एक आपको मैच स्टिक दे दी, राइट? एक मैच बॉक्स से मैंने आपको एक मैच स्टिक दे दी और मैंने कहा कि दोनों को जलाओ, तो सबसे पहले कौन जलेगा? पेपर जल जाएगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा, राइट? वो जल्दी ही आग पकड़ लेगा एज कम्पेयर टू वुड। मे बी वुड एक माचिस से आग पकड़े ही ना, राइट? क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पेपर को जब आपने मैच बॉक्स आपने माचिस जलाई और पेपर उसके ऊपर आपने रखा, तो पेपर का कहीं ना कहीं इग्निशन टेम्परेचर आ गया, वो उस अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया जहां से अब वो आग पकड़ सकता है, इसलिए पेपर जल गया, राइट? लेकिन वुड के साथ ऐसा नहीं हुआ, वुड का वो टेम्परेचर आया ही नहीं, राइट? वुड का वो इग्निशन टेम्परेचर आया ही नहीं, द लोएस्ट टेम्परेचर आया ही नहीं जहाँ से वो आग पकड़ सके, इसलिए वुड जो है वो नहीं जली, राइट? तो इग्निशन टेम्परेचर जब भी आएगा तो आप समझ जाएंगे कि एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है हर एक सब्सटेंस का जहाँ से वो आग पकड़ना शुरू कर सकता है, राइट? अब बात कर लेते हैं कि एक कंबस्टेबल सब्सटेंस तब तक आग नहीं पकड़ेगा जब तक कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे ना आ जाए, राइट? वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से नीचे जल नहीं सकता कभी भी, राइट? हर एक सब्सटेंस का उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना ज़रूरी है अगर उसको हम जलाना चाहते हैं तो ये चीज़ एक नोट है, आप ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन ईजिली कैच फायर विद फ्लेम्स आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो जिनका बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, राइट? और वो बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेती हैं और कैसे फ्लेम्स में जलती हैं, राइट? आग पकड़ के क्या आग की लपटों में चेंज हो जाएंगी वो। ऐसे सब्सटेंसेस को इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी। तो ये सब तो हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, राइट? तो हमें पता ही है एलपीजी हम खाना बनाते हैं रोज़, राइट? तो ये क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं, इनमें बहुत जल्दी आग लग सकती है, तो ये डेंजरस भी हैं हम लोगों के लिए, राइट? अब एक सिचुएशन रखते हैं कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अगर कहीं पे आग लग गई है, अब हम उस आग को किस तरह से बुझा सकते हैं, क्या हम ऐसा यूज़ करें किस किस सिचुएशन पे कि आग जो लगी है उसको हम बुझा सकें। तो मोस्ट कॉमनली वाटर एक फायर एक्सटिंग्विशर है, राइट? अगर कपड़ों पे आग लग गई है तो हम पानी डालेंगे, वो बुझ जाएगी आराम से, राइट? तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हो सकता है कई चीज़ें होती हैं जिन पर पानी काम ना करे, देन हम क्या यूज़ करेंगे, राइट? तो वो देखेंगे अब हम कि पानी कहाँ कहाँ पे काम करेगा, पहले वो देख लेते हैं। तो जैसे कि वुड हो गई, पेपर हो गई, तो अगर ये चीज़ें जल रही हैं तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पानी क्या है, उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो कर देगा, राइट? और आग जो है वो जलना बंद हो जाएगी, वो बुझ जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं उन पे आग लग गई है तो क्या पानी डालना सेफ़ होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पानी क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो कहीं पे अगर आप आग लगी है किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे या इक्विपमेंट पे, अगर आप वहाँ पे पानी डाल रहे हैं तो मे भी वो और ज़्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि वहाँ आग तो लगी ही हुई है, साथ ही साथ वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा और हो सकता है कि पानी डालने वाले को करंट लग जाए, राइट? तो ये और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो उस केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो हम सैंड का यूज़ कर सकते हैं, राइट? अगर आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप्स वगैरह पे सैंड्स की जो वो बकेट्स होती हैं वो भर करके रखी होती हैं। तो क्यों, क्या अगर पेट्रोल पंप पे आग लग जाए तो हम पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि पानी जो होता है वो हैवी होता है ऑयल से। अगर आपने कभी पानी और ऑयल को मिक्स किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि ऑयल जो है वो हमेशा सतह पर आ जाता है पानी की। उसका क्या मतलब है कि पानी जो है वो हैवी है ऑयल से, और सतह पर आने के कारण जो ऑयल है वो तब भी जलता रहता है। तो अगर पेट्रोल पंप पे कभी आग लग जाती है और हम वहाँ पानी डाल देते हैं
तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि ऑयल मिक्सअप नहीं होगा वाटर के साथ। वाटर हैवी है, ऑयल पानी के ऊपर आ करके भी जलता रहेगा। इसीलिए इन केसेस में, ऐसे केसेस में क्या यूज़ किया जाता है, सैंड यूज़ की जाती है। राइट, इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं कुछ ऐसे चीज़ों की जहाँ पे हम सैंड भी नहीं यूज़ कर सकते। राइट, मान लेते हैं कि कोई बिल्डिंग है, अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा सैंड्स भी हम ला के यूज़ नहीं कर सकते। राइट, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग ऐसी है जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया है वहाँ पे, राइट, तो अब हम पानी भी नहीं यूज़ कर सकते, तब हम क्या यूज़ करेंगे, तो तब हम यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, मोस्टली जो इनफ्लेमेबल मटेरियल होते हैं, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, उनको बुझाने के लिए या उनको शांत करने के लिए, उनकी आग कम करने के लिए हम CO2 का ही इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो CO2 क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन से हैवी होती है और एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है। अब आपने सुना होगा कि अगर कोई इंसान जो है वो आग की लपटों में आ गया है, आग लग गई है उसको, तो क्या करते हैं कि कहा जाता है कि उसके आसपास एक ब्लैंकेट जो है वो बिछा देना चाहिए, या उसको ब्लैंकेट में फोल्ड कर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि ब्लैंकेट क्या है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देता है, जिसकी वजह से आग नहीं जल पाएगी। तो हमने पीछे डिस्कस किया है कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करेगा और ऑक्सीजन को कट कर देता है। ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो आग है वो बुझ जाएगी। राइट, और CO2 का एक एडवांटेज ये रहता है, क्योंकि अगर आप मिट्टी फेंक देंगे या फिर सैंड फेंक देंगे तो वो चीज़ इस्तेमाल करने लायक दोबारा बचेगी नहीं। वैसे तो आग लगी है तो वैसे ही नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ हद तक उसे बचाना चाहें तो सैंड डालने के कारण वो वैसे ही बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। लेकिन CO2 की एक एडवांटेज ऐसी है कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के लिए बिल्कुल सेफ़ है, और इससे हम अपने इक्विपमेंट्स को बचा सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्म होने से। राइट, तो CO2 एक ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर है जिसको हम काफ़ी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फायर एक्सटिंग्विशर कौन है, CO2 ही है। राइट, तो मेन रीज़न क्या है कि वो हैवी होता है ऑक्सीजन से और एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। क्योंकि फ्यूल को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच जो कॉन्टैक्ट है उसको कट कौन करेगा, CO2। राइट, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई, अब फ्यूल जो है वो नहीं जल सकता, दैट मीन कंबशन नहीं होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ कंबशन देख लेते हैं कि कितनी तरह की कंबशन जो है वो होती है। सबसे पहले बात करते हैं रैपिड कंबशन की, कि इसमें क्या होता है, जो गैस है वो बहुत ही तेज़ी से जलती है और क्या निकलेगा, हीट और लाइट निकलेगी। राइट, अब कहीं पे आग जल रही है तो वो गर्म तो होगी ही, हीट तो होगी ही। राइट, और लाइट तो आएगी ही आएगी, क्योंकि आग है, रोशनी तो प्रोड्यूस होगी ही। तो जब रोशनी और हीट निकलती है किसी गैस के बर्न होने से, राइट, उसको का हम क्या कहेंगे, तो वो कहेंगे हम रैपिड कंबशन। राइट, जब हमने लास्ट वीडियो में मेटल्स नॉन मेटल्स की बात की थी, तो हमने वहाँ पे क्या कहा था कि फॉस्फोरस को किस में स्टोर किया जाता है, वाटर में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे अगर आ जाएगा तो क्या है, वो जलना शुरू हो जाता है, वो आग पकड़ लेता है। तो वो कैसा है, वो रैपिड कंबशन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल तेज़ी से रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। एग्जाम्पल इसका आप याद रखेंगे, फॉस्फोरस। राइट, उसके बाद द टाइप्स ऑफ कंबशन in which a material suddenly bursts into flames without application of any apparent cause is called spontaneous combustion। मतलब कि अचानक से आग लग जाना, विदाउट कोई apparent reason के आग लग गई। राइट, और जो आग है वो कैसे एकदम लपटों में बस्ट आउट हो गई, एकदम फ्लेम्स निकलने लग गई। राइट, जैसे कि जंगल की आग होती है, तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबशन है। आपस में हवा के कारण दो पेड़ टकराए, ठीक है, पेड़ों के टकराने की वजह से जंगलों में आग लग जाती है और उस आग को काबू करना फिर आसान नहीं होता, तो वैसी आग को क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबशन। मतलब कि जिसके पीछे विदाउट किसी एप्लीकेशन, मतलब जो खुद से ना किया गया हो या जिसके पीछे कोई अपेरेंट कॉज ना हो, वैसी जब आग लपटों में आती है
लपटों में जब कोई चीज़ जलती है तो उसको स्पॉन्टेनियस कंबशन कहा जाता है, राइट। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि जंगलों में जो आग लग जाती है, राइट, और उसके बाद जैसे कि जो कोल माइंस होती हैं उनमें भी आग लग जाती है, राइट। और जो ये जंगलों वाली आग है तो ये किस वजह से लगेगी, तो हीट ऑफ सन, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, राइट। या फिर क्या होता है कि बिजली कड़क रही है तो बिजली कहीं पेड़ पर गिर गई, राइट, किसी पेड़ पर गिर गई तो पेड़ जलना शुरू हो जाएगा और आगे से आगे आग फैल जाएगी, राइट। तो काफ़ी सारे रीजंस हैं और कुछ रीजंस तो ह्यूमंस की वजह से भी हैं कि अगर हम लोग कहीं कैंपिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पे हमने आग जलती हुई छोड़ दी तो हो सकता है कि वो किसी बड़ी आग का रूप ले ले, राइट। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी टाइप की हम बात कर रहे हैं, तो एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, सबको पता है, धमाका। सबने क्रैकर्स चलाए हैं, कभी बर्थडे पे, कभी दिवाली पे, मोस्टली दिवाली पे चलाते हैं लोग या शादियों में चलाते हैं, राइट। तो क्रैकर्स जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, एक तो लाइट भी निकलती है, हीट भी निकलती है और साउंड भी निकलती है, आवाज़ भी आती है पटाखा फटने की, राइट। तो जब इस तरह से कोई चीज़ जलती है कि जब वो हीट भी प्रोड्यूस कर रही है और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है और साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको एक्सप्लोजन कहा जाता है, राइट। बहुत से बम धमाके टीवीज़ में आजकल हम लोग देखते रहते हैं और क्रैकर्स का तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि डे टू डे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है हमारे, राइट। और ये जो क्रैकर्स का जो ये एक्सप्लोजन है ये प्रेशर की वजह से भी कई बार देखा जाता है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें आग लाइट निकले, राइट, लेकिन साउंड तो निकलेगी ही निकलेगी। देखिए हीट तो निकलेगी ही निकलेगी। जब हमने अगर उसको हमने फायर नहीं भी दिया है क्रैकर को, तब भी कई बार हम क्या करते हैं कि प्रेशर की वजह से कई बार जो है वो क्रैकर्स बर्स्ट आउट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। और हीट, लाइट, साउंड, जब क्रैकर फटेगा तब तो वो निकलेगी ही निकलेगी, राइट। और इसी चीज़ को एक्सप्लोजन कहा जाता है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ कंबशन हो गए, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। उसके बाद फ्लेम चलते हैं। अब फ्लेम क्या है, तो substances which vaporized during burning gives flames। फ्लेम्स कैसे आती हैं, आग की लपटें कैसे उठती हैं, कि जो सब्सटेंसेस जलते हुए वेपराइज होना शुरू हो जाते हैं, राइट। जैसे पानी क्या है, पानी उबलता है तो वेपर्स निकलते हैं, सेम उसी तरह कोई चीज़ जल रही है और जलते हुए वो वेपराइज हो रही है तो वो क्या है, फ्लेम्स का रूप ले लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, आपने कभी तेल में आग लगती हुई देखी है? अगर मैंने एक तेल का कटोरी ली और इसमें मैं मैच स्टिक से जो है वो आग जलाने की कोशिश करूँ, क्या ये जलेगा? ये नहीं जलेगा, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम कुकिंग करते हैं तो जब तेल में हमने कोई चीज़ डाली, कोई सब्ज़ी डाली या कुछ भी हमने डाला, तो कुछ वेपर्स में क्या है, ऑयल जो है वो साथ में आ जाता है और उनमें कई बार क्या है वो छोटी-छोटी आग जो है वो पकड़ना शुरू कर देते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, फ्लेम्स का, कि फ्लेम्स कैसे बनती हैं। कोई चीज़ वेपराइज हो रही है ड्यूरिंग बर्निंग तो वो कैसी, वो लपटों में चेंज हो जाती है, इट गिव्स फ्लेम्स, राइट। और ये उसका इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि तेल को अगर आपने किसी वेसल में डाल रखा है, किसी आपने बर्तन में लिया, उसको अगर आप ठंडे तेल को जलाने की कोशिश करेंगे वो कभी नहीं जलेगा। लेकिन तेल बहुत देर से अगर गर्म हो रहा है और देन अगर आप उसमें क्योंकि आपने कुकिंग करते हुए कई शोज़ में भी देखा होगा, टीवीज़ में भी आजकल दिखाते रहते हैं, राइट। तो आपने देखा होगा कि वो एक ट्रिक करते हैं, जो कुक्स होते हैं वो ट्रिक करके दिखाते हैं ये चीज़। तो वो क्या है, वो ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर वहाँ पे आ जाता है कि वहाँ पे जो ऑयल है वो आग पकड़ने लायक हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है, राइट। तो वो क्या है, वेपराइज होके क्या कर रहा है, फ्लेम्स प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका है कैरोसिन, राइट। कैरोसिन ऑयल को अगर आप हल्का सा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो एकदम से फ्लेम्स आपको देना शुरू हो जाएगा, राइट। उसके बाद बात क्या कर रहे थे हम कि फ्लेम्स जो हैं वो होती कैसी हैं। अब ये एक तरह की नहीं होती है फ्लेम, राइट। इसमें बहुत सारे जोन्स होते हैं और वो जोन्स अलग अलग टेम्परेचर बेयर करते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं
तो ये पिक्चर आप देखिए, इसमें जो सबसे पहला जोन है वो है नॉन ल्यूमिनस रीजन, राइट। मतलब कि ऐसा रीजन जो कि चमकदार नहीं है या रोशनी नहीं देता है, ऐसा समझ लीजिए। अब ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार, राइट। अब यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस रीजन जो है ये ही सबसे ज़्यादा गर्म होता है, राइट। सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा रीजन है? जो सबसे बाहर है। यही जो रीजन है इसको जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं वो यही जो लेयर है वो यूज़ करते हैं पिघलाने के लिए या फिर कोई ज्वेलरी बनाने के लिए, राइट। तो ये आप याद रखेंगे, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। सबसे बाहर वाली नॉन ल्यूमिनस रीजन जो है वो गोल्ड स्मिथ्स यूज़ करते हैं टू मेकिंग ज्वेलरीज, राइट। उसके बाद अंदर वाला कौन सा है? ल्यूमिनस रीजन, मतलब कि ये कैसा है? चमकदार है, ये रोशनी प्रोड्यूस करने वाला रीजन है। उसके बाद डार्क रीजन है, राइट। ल्यूमिनस के अंदर जो इससे भी अंदर वाला रीजन है वो डार्क रीजन है। और सबसे अंदर एक ब्लू कलर की लाइट, आपने भी कभी गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि अंदर छोटी सी ब्लू कलर का एक जोन होता है, ब्लू कलर की लाइट होती है। तो ये कैसा जोन होता है? यहाँ पे जो मोल्टन वैक्स या जो चीज़ जलती नहीं है, राइट, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम कैंडल की बात कर रहे हो तो कैंडल किस चीज़ से बनी है? वैक्स से, राइट। और ये सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट जोन है और ये लीस्ट हॉट होता है, सबसे कम गर्म होता है, राइट। तभी यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स जो है वो उसके वेपर्स यहाँ पे होते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया फ्लेम्स तभी बनेंगी जब वेपराइजेशन होगी ड्यूरिंग बर्निंग, राइट। तो इस रीज़न में आपको वो अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स आपको मिलेंगे और ये सबसे लीस्ट हॉट होता है। वहीं पे अगर हम मिडल जोन की बात करें, राइट, मतलब मिडल जोन कौन सा है? तो ये लूमिनस और डार्क जोन जो है वो हमारा मिडल जोन होता है, या ये मॉडरेट हॉट होता है, मतलब कि ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, ये मॉडरेट हॉट होता है। और सबसे बाहर वाला मतलब कि आउटर जोन जो कि हमारा नॉन ल्यूमिनस रीजन है, ये सबसे ज़्यादा हॉट रीजन होता है, राइट। तो इतनी सी जानकारी हमें इसके बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी। अब फ्यूल एफिशिएंसी क्या है? द अमाउंट ऑफ heat energy produced one complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value। मतलब कि सबसे पहले अगर बात करें फ्यूल एफिशिएंसी, तो मतलब कि जो आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसकी जलने की एफिशिएंसी कितनी है, और ये हम कैसे पता चला सकते हैं? तो ये हमें तभी पता लगेगा जब हमें उसकी क्लोरोफिक वैल्यू पता होगी। क्लोरोफिक वैल्यू क्या है? तो कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने पर हमें मिल रही है, दैट इज़ क्लोरोफिक वैल्यू किसी भी चीज़ की, राइट। कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें 1 kg ऑफ फ्यूल को जलाने से मिल रही है, दैट इज़ क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, राइट। अब ये जो क्लोरोफिक वैल्यू है वो कुछ यूनिट्स में एक्सप्रेस की जाती है, और यूनिट क्या है याद रखेंगे आप, कई बार पूछ लेता है, केजी पर जूल, राइट, या किलो पर जूल भी आप कह सकते हैं इसको। ये आप याद रखेंगे क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि सीधा ही क्वेश्चन आ जाए आपको कि क्लोरोफिक वैल्यू की जो यूनिट है किस में एक्सप्रेस किया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। अब हम एक टेबल देख लेंगे कि कौन से फ्यूल की क्लोरोफिक वैल्यू कितनी होती है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं काऊ डंग केक, राइट, मतलब कि जो गोबर के उपले होते हैं अगर हम उनको जलाएं तो उनकी क्लोरोफिक वैल्यू कितनी होती है? तो 6000 to 8000। उसके बाद वुड मतलब लकड़ी की कितनी होती है? तो 17000 से 22000 के बीच बीच में क्लोरोफिक वैल्यू होती है। उसके बाद कोल मतलब कि कोयला, तो 25000 से 33000 तक, राइट। उसके बाद पेट्रोल तो 45000, उसके बाद कैरोसिन की भी 45000, डीजल की 45000 और मीथेन की 50000 जो क्लोरोफिक वैल्यू है, राइट। तो ये लास्ट टाइम ही टैड में क्वेश्चन आ चुका है, आप टेबल ध्यान से देख लीजिए, कोई भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, राइट। मीथेन की कितनी है? 50000। उसके बाद सीएनजी की जो कि क्लीन फ्यूल कहा जाता है, इसकी कितनी है? तो इसकी भी 50000 है। उसके बाद एलपीजी, तो एलपीजी की 55000 है। उसके बाद बायोगैस है, राइट। तो बायोगैस की कितनी है? 35000 to
40,000। उसके बाद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की कितनी है 15 सॉरी ये 1,50,000 है, राइट, 1,50,000 है किसकी, हाइड्रोजन की। तो आप याद रखेंगे हाइड्रोजन की है सबसे ज़्यादा इस टेबल में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो अब ये चीज़ तो हमें पता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्निंग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही हार्मफुल है। कैसे है, तो कुछ रीजंस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो कार्बन फ्यूल्स हैं जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम हो गया, ये कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। अनबर्न्ड पार्टिकल्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो जलते ही नहीं हैं, राइट, वो कार्बन की शेप में आ जाते हैं। अगर आपने अपने घर में जो फ्राई पैन है उनके नीचे अगर आपने देखा होगा तो कार्बन की परत जम जाती है, तो वो क्या है, वो अनबर्न्ड पार्टिकल ही है, राइट। और ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही डेंजरस होते हैं क्योंकि ये हमें कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं जैसे कि अस्थमा। और आप सभी को पता है कि अस्थमा काफ़ी डेंजरस डिजीज़ है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो इनकम्प्लीट कंबशन होती है जब इन फ्यूल्स की, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, राइट। जैसे कि अगर आपने लकड़ी जलाई और लकड़ी पूरी तरह से नहीं जली, वो कोयले में चेंज हो गई, तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद वो धीरे धीरे जो सुलग रही है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। और ये कैसी गैस होती है, ये पॉइजनस होती है। मतलब कि अगर एक बंद कमरे में अगर आप ऐसे अंगीठी का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे आपने कोल जो लकड़ी जली हुई है और उसके कोयले आप यूज़ कर रहे हैं कमरे को गर्म रखने के लिए, तो ये आपके लिए घातक हो सकता है क्योंकि वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। और ये कोई इंसान जब सोता है तो हमारे अंदर ये पॉइजन की तरह काम करती है, राइट। आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई को ये बॉडी में कम कर देती है जिसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये काफ़ी डेंजरस है। उसके बाद कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमें पता ही है कि जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और इन्वायरमेंट के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है क्योंकि ये क्या है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अप कर रही है और टेम्परेचर अप होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ग्लोबल वार्मिंग आप सभी को पता है कि जैसे कि आजकल ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, राइट। तो ये सभी चेंजेस कैसे हैं, ये ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो रही है इसी वजह से, राइट। उसके बाद बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब हम कोल बर्न करते हैं या फिर डीजल का इस्तेमाल जिन गाड़ियों में हो रहा है तो वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं और ये एक्सट्रीमली सफोकेटिव गैस होती है। मतलब कि अगर आप इसके एक्सपोजर में आ जाएंगे तो आप खुद को सफोकेटेड फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हमें सांस नहीं आ रही है, राइट। तो ऐसी गैसेस जब जो पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं उनसे क्या निकल रहे हैं, तो उनसे निकलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और जब ये दोनों मिक्स होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन, ये पानी के साथ डिज़ोल्व होकर क्या बनाते हैं, एसिड रेन बनाते हैं। और एसिड रेन का कॉन्सेप्ट हम लास्ट वीडियोस में अपने कवर अप कर चुके हैं, राइट। तो एसिड रेन आप सभी को पता है क्या होती है। और ये क्या है, मैंने आपको वहाँ पे भी एग्जांपल दिया था कि जैसे ताजमहल का कलर जो है वो आजकल कैसा है, येलोइश हो रहा है टाइम के साथ, राइट। तो ये हमारे क्रॉप्स के लिए, सॉइल के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सभी के लिए हार्मफुल है। और यही चीज़ें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। क्लोरोफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो टेबल आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और क्योंकि ये सीधा ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ हेर बदल भी नहीं कर सकता कोई एग्जामिनर, तो आप लोगों को ये टेबल जो है वो थोड़े बहुत जो मेन चीज़ें हैं वो तो याद होनी चाहिए। बाकी तो पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो ही गया है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए एक अलग से वीडियो है जो वो डिटेल में बनाई जाए, राइट। तो इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।